नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम पहुंच चुके हैं कानपुर। जी हां, ये सफर वोटों की बारात का जो शुरू हुआ गाजियाबाद से आगरा होते हुए आज कानपुर आ गया। तो आज रात 7:55 पर यहां कानपुर के बीएनएसटी शिक्षा निकेतन के मैदान से आप देख पाएंगे जनता के सीधे सवाल अपने नेताओं से। लेकिन इस समय होगी चारों पार्टियों के नुमाइंदों से बड़ी सीधी बहस, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही घंटे का वक्त रह गया। तो अब जनता को यह तय करना है कि उसे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देना है या फिर अखिलेश यादव के काम पर वोट देना है। अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है या उत्तर प्रदेश का विनाश हुआ है, जैसा आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली में अखिलेश सरकार पर आरोप लगा दिया। साथ ही साथ ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चारों के लिए साख की लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। यूपी नोटबंदी पर भी फाइनल फैसला सुनाएगी और अखिलेश यादव के विकास के नारे पर भी, दावे पर भी। उत्तर प्रदेश इस देश की सियासत का गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फेल हुआ तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नेतृत्व फेल माना जाएगा। अगर बीजेपी हारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के एकमात्र स्टार प्रचारक हैं, उनकी साख को बट्टा लगेगा, उन पर से भरोसा कम होगा। और अगर मायावती की पार्टी हार गई तो ये बहुजन समाज पार्टी के खात्मे का संकेत हो सकता है। इसलिए देश के सबसे बड़े सूबे में साख की सबसे बड़ी लड़ाई है। और जब सब दावा कर रहे हैं कि हमने टिकट भले ही जात के नाम पर बांटे हो, हम नारे भले ही धर्म के नाम पर लगाते हो, पर लड़ाई विकास की है, तो ये वोट मोदी के नाम पर होगा या अखिलेश के काम पर। ताल ठोक के आज की बहस इसी बात पर। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये चुनाव 14 साल से उत्तर प्रदेश में जो विकास का वनवास है, उस विकास के वनवास को समाप्त करके 14 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाने का चुनाव है। ये अखिलेश जी इतने डरे हुए हैं कि जो मले उसको गले लगा लेते हैं, वरना कोई डूबती नाव में पैर रखता है क्या? उनको वो भी पसंद आ गई, कहीं बच जाए। लेकिन मेहरबान, आपने 5 साल ऐसा कारोबार किया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको बचने नहीं देगी। मोदी जी, आपने कर्जा माफ किया 1,10,000 करोड़ रुपए 50 परिवारों का। बरस खाइए, किसान के लिए आप कर्जा माफ कीजिए। एक शब्द नहीं निकला मोदी जी के मुंह से, मुझे जवाब तक नहीं दिया। अब समय है उत्तर प्रदेश के युवाओं को जवाब देना। ये पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी ताक पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर चलकर सरकार चलाने वाली, खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। ये केवल प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश का भविष्य तय करेगा। आपको मौका मिल रहा है आकलन करने का कि किस पार्टी ने कितना काम किया है। अगर आंधी किसी की चल रही है तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनाने के लिए आंधी चल रही है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, अखिलेश राज में यूपी का विकास या विकास गया वनवास। दूसरा सवाल,
यूपी में मोदी मॉडल चलेगा या अखिलेश सरकार का काम बोलेगा? तीसरा सवाल, यूपी चुनाव मोदी सरकार पर जनमत या अखिलेश राज पर फैसला? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या नोटबंदी पर यूपी देगा देश को उत्तर? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अमित खान हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी का पक्ष टीवी पर रखते हैं डिबेट्स में। और घनश्याम तिवारी हमारे साथ होंगे, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष आज इस कार्यक्रम में रखेंगे। आलोक शर्मा, उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा या अखिलेश के काम पर? देखिए, मैं समझता हूं दोनों ही चीज़ों पर लड़ा जाएगा। मोदी जी 73 सांसद उत्तर प्रदेश से मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता को एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे सके, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी और उनके तमाम जितने सिपले सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो सीधा 3 साल में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, केंद्र की सरकार ने देश को क्या दिया, एक तरफ ये घटनाक्रम होगा, एक तरफ अखिलेश जी ने 5 साल में क्या किया है उसका घटनाक्रम होगा। मोदी जी के मॉडल का आपने प्रश्न चलाया, तो मैं जानना चाहता हूं, क्या यही मोदी जी का मॉडल है कि नोटबंदी कर दो, जीडीपी डाउन हो जाए, जॉब्स कम हो जाएं, रुपया 57 रुपये से घटकर 3 साल में 70 रुपये पर पहुंच जाए, एक्सपोर्ट घट जाए, महंगाई कंट्रोल में ना हो, टैक्स पे टैक्स लगा दिया जाए, एक भी उद्योग उत्तर प्रदेश को ना मिले, 15 लाख रुपए अकाउंट का आएंगे, इस तरह के वादे करके आप उनको जुमला बता दें बाद में, काला धन और भ्रष्टाचार की भाषणों में लड़ाई हो, लेकिन केंद्र सरकार देश को जनलोकपाल बिल ना दे, किसानों के ऊपर खास तौर पर जिस तरह से आत्महत्या की दर बढ़ी और जिस तरह से आप देखिए गेहूं के ऊपर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के प्राइजेस 300% तक बढ़ा दिए गए, क्या यही मोदी मॉडल है? देश आज पूरी तरह से बीजेपी मुक्त होना चाहता है। देश आज मोदी और अमित शाह से कहीं ना कहीं मुक्ति चाहता है। क्या यही इनका मॉडल है कि आज सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का जिस तरह से आपने विखंडन किया है, क्या यही आज का आपका मॉडल है? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सर समय हो गया या स्टैंड अप हो गया आपका। आलोक जी, समय खत्म हो गया, आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी। अब मैं संबित पात्रा के पास जा रहा हूँ। संबित पात्रा, आलोक शर्मा का समय खत्म हो गया, उन्होंने वो सारी बातें गिनाई हैं जिनका आपको जवाब देना है। इसके साथ साथ आप लोग अखिलेश के काम को टारगेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर केवल मोदी जी का नाम जपने से आपको लगता है जीत मिल जाएगी? हम आंकड़ों के बलबूते पर अपने काम को आगे रख रहे हैं। मोदी जी ने खुद कहा था अपने मेरठ वाले भाषण में, आप देख लीजिएगा, कि 7200 करोड़ अमृत योजना के अंतर्गत शहरों के डेवलपमेंट के लिए दिया था। उसमें से उत्तर प्रदेश सरकार मात्र 400 करोड़ रुपए खर्च कर पाई, बाकी खर्च ही नहीं कर पाई। स्वच्छता के लिए 950 करोड़ रुपए दिए थे गत वर्ष हमने, मगर मात्र 40 करोड़ रुपए खर्च कर पाई, बाकी खर्च ही नहीं कर पाई। गरीबों के चिकित्सा के लिए हमने एक वर्ष आपको दिया था 4000 करोड़, उसको बढ़ा के 2015-16 में 7000 करोड़ किए। आप 2500 करोड़ ही खर्च कर पाए, बाकी खर्च नहीं कर पाए। दूसरी बात है, गन्ना किसान का बकाया रकम 22,000 करोड़ रुपए थे जब हम सरकार में 2014 में आए थे। 32 लाख किसानों के खातों में डायरेक्टली पैसा गया। 6 चीनी मिल ऐसे हैं जो कि गरीबों की और किसानों के खून को चूस रहे हैं। आखिरकार क्या रिश्ता है अखिलेश यादव जी के सरकार का इन गन्ना किसानों के खून चूसने वाले मिलों से, जो उनके साथ संपर्क बनाए हुए हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे को जो काम करना चाहिए था, पैसा देना चाहिए था, हमने दिया, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे यूटिलाइज नहीं किया। हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया। आप देखिए 1436 गांव, 1536 गांव बिजलीकृत नहीं थे जब हम सरकार में आए, 1432 गांव को बिजलीकृत किया, जहां की अखिलेश जी ने मात्र 3 गांव को 2012 से लेकर 2014 तक बिजलीकृत किया था। तो हमारे काम का रेट बोलता है। एक वर्ष में जहां पूरे देश में मात्र पहले 71 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब हमारे समय 133 किलोमीटर सड़क बनता है। हम काम के बलबूते पर उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगते हैं। पात्रा जी, समय खत्म हो गया आपका। ओके पात्रा जी, समय खत्म हो गया आपका। घनश्याम तिवारी जी देंगे जवाब उनकी बात का, जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि हम हर चीज पे पैसा देते रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च ही नहीं कर पाई, और फिर ये कहती रही कि हमें पैसा नहीं देते।
देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले तो मैं संबित पात्रा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे नारे को जनता के सामने प्रस्तुत किया। हमने कहा है कि काम बोलता है और आज संबित पात्रा जी घूम फिरकर उसी नारे पर आ रहे हैं। ये जो नकल करने की क्षमता है, ये अद्भुत है। पहले इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को की नकल की, अब हमारे नारे की नकल कर रहे हैं। हमने कहा यूपी को 7 पसंद है, इन्होंने 7 लोगों का चेहरा प्रस्तुत किया और बोला कि भाई यूपी को शायद ये 7 लोग पसंद हैं, लेकिन उन 7 लोगों को ही उत्तर प्रदेश पसंद नहीं है। उन 7 में से न किसी में क्षमता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने का, न किसी की इच्छा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने का। तो जहाँ तक ये काम बोलता है कि बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साफ साफ दिखा दिया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए क्या काम किया है। वो एक युवा सोच रखते हैं, उनका उत्तर प्रदेश के लिए एक बोल्ड विजन है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, पिछले 2.5-3 साल उन्होंने जो किया है, वो बोलना तो छोड़ दीजिए साहब, वो दिखता ही नहीं है। प्रधानमंत्री संसद का कीमती समय जुमलों में व्यतीत कर देते हैं। काका हाथरसी की कविता सुनाते हैं, किसी और की कविता सुनाते हैं, हंसी ठिठोली में संसद का कीमती समय निकल रहा है। रही बात सरकार के खर्च होने की, तो मैं एक ही साधारण सी चीज आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। देखिए, 2015-16 की रिपोर्ट है इनके विभिन्न मंत्रालयों की। इन्होंने अलग अलग मंत्रालयों में, जैसे कि डिफेंस में मात्र 24% पैसे खर्च किए। पावर की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं। आज ही रिपोर्ट आई है कि इस देश के थर्मल पावर प्लांट्स 10 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर उनका आउटपुट हो रहा है। ठीक सर, समय तिवारी जी, समय खत्म हो गया, आपका समय खत्म हो गया। वापस आऊँगा जब दोबारा, तब आप अपनी बात पूरी कर पाएंगे अगर अधूरी रह गई है तो। लेकिन ये बात तो जनता पूछेगी ना कि जब आप उससे वोट मांगने जाएंगे तो ये बताएंगे कि आपने कितना खर्च कर दिया, या कि मोदी जी अपनी सरकार के मंत्रालयों से कितना खर्च नहीं करवा पाए। किस पे वोट मांगेंगे? काम बोलता है तो अपना काम बताएंगे कि उनका बताएंगे। और जनता जब आपको वोट देने के लिए जा रही है, आपके सामने चुनौती है, तो उस समय वो आपका काम देखेगी कि केंद्र का काम देखेगी। एमएच खान साहब, बीएसपी के नेता एमएच खान, उनके पास चलते हैं, ज़रा पहला कमेंट उनका भी ले लें। एमएच खान, आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं लोगों को कि हमने इतने यादवों को, इतने दलितों को टिकट दिया, इतने मुसलमानों को टिकट दिया, इतने अनुसूचित जाति जनजाति को टिकट दिया, या कि यूपी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड को भी क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं, कामकाज का अगर रिपोर्ट नहीं है क्या? आप देखिए, लखनऊ में जितने आपके पुल बने हैं, जितने आपके नहरें बनी हैं, वो कामकाज नहीं है क्या? पूरे क्षेत्र में खाली हम जात बिरादरी की बात बता रहे हैं। ये आपका आरोप है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से भी कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को भी कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी शुरू से ही उत्तर प्रदेश की जनता को ख्वाब दिखा रहे हैं। अब विधानसभा का चुनाव आया है, अब ये बता दें 73 MP इनके हैं, ये कह रहे हैं विकास का चुनाव होगा। केंद्र ने कोई उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री का बुनियाद रखी? केंद्र ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बुनियाद रखी कि हाँ यहाँ पे ये फैक्ट्री लगेगी, इसमें मजदूर काम करेंगे? ये सब कोई काम नहीं किया इन्होंने, और नहीं दंगे फसाद में लगे रहे। और अखिलेश यादव जी का काम बोलता है, कौन सा काम बोलता भैया? 500 से 600, 400 से 500 दंगे हो गए। आपने एक मेट्रो का काम किया, 2.5 साल के बाद शुरू, आधी अधूरी आपने उद्घाटन कर दिया। एक सड़क का आपने किया, वो भी आधी अधूरी उद्घाटन कर दिया। काम तो कहीं है ही नहीं है, न इनका काम है न इनका काम है। ये लोग जनता को जवाब देंगे और बताएंगे कि हमारा क्या काम है, और हमारा काम ये है। अखिलेश यादव को तो अब जनता मानने लगी है, दंगाई मुख्यमंत्री इनको तक कहने लगी है कि दंगा इनके पीरियड में होता रहा, लॉ एंड ऑर्डर समय में फेल हो गया, कहीं किसी को न्याय नहीं मिला। जो लोग नोटबंदी के बाद लाइन में लगे रहे, उनको भी इनकी पुलिस पीटती रही, और नोटबंदी में जो 150-200 मर गए, उस पर संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा जी या नरेंद्र मोदी जी, और इस तरह से संवेदनहीन हो गए हैं लोग। अब ये मजहब का बात लग गया, इसके बाद सर समय हो गया। खान साहब समय पूरा हो गया आपका। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, मैं वापस आता हूं आपके पास। घनश्याम तिवारी जी, कुछ डेटा है, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश देश में 19वें नंबर पे है। स्कूली बच्चों की हाजिरी उत्तर प्रदेश देश में 21वें नंबर पे है। शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश देश में 17वें नंबर पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उत्तर प्रदेश देश में 18वें नंबर पर है। रोजगार उत्तर प्रदेश देश में 20वें नंबर पर है, और बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश में 14वें नंबर पर है। अब बताइए सर, ये काम बोलता है? देखिए, काम बोलता है का मतलब ये नहीं है कि हम जितनी सारी चीजें करना चाहते हैं वो कर चुके हैं।
आप जब जनता को ये बता रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं कि ये आंकड़े क्या हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। जो बहस होनी चाहिए राज्य में इन्हीं के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन बहस को तो ट्रिपल तलाक और राम मंदिर और अन्य मुद्दों पे उलझा दिया जाता है। यदि हम एक एक करके बात करते हैं, अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें, हमने स्कूली शिक्षा के लिए मंदिर का सवाल पूछा ही नहीं सर। उसके दो पहलू हैं। मैं तो आज बड़ा सीधा सा सवाल लेके आया हूं सर। मेल न्यूट्रिशन ये तो आप लोग तय करते हैं ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स किस दिशा में जाएगा, मीडिया तो तय नहीं करता। हम स्कूली शिक्षा की अगर बात करते हैं तो हम देखिए, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर हम एक एक, आपने कई अनेक बुनियादी पहलुओं का जिक्र किया, एक एक करके उनका जवाब दे सकूंगा। अगर आप स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो उसके दो पहलू हैं, एक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और दूसरा जो मेल न्यूट्रिशन स्तर है हमारे यहाँ के बच्चों में। हमने उसके लिए बच्चों को दूध या घी अथवा मिड डे मील्स की अनेक व्यवस्थाओं के लिए सोचा है, उस सोच को जमीन पर उतारा है। अगर अच्छी शिक्षा की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो बेहतरीन शिक्षक हैं उनके शिक्षा के वीडियोस बना करके बच्चों को दिए जाएंगे। तो चाहे वो लैपटॉप की बात हो या स्मार्टफोन की बात हो, हम वो हर आधुनिक तंत्र अपनाने के लिए तैयार हैं जो उस सोच को जमीन पर उतारने में मदद कर सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने उस सोच को जमीन पर उतार दिया, ये तो दावा हमने किया नहीं है। जब हम काम बोलता है की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि हम किस किस पहलू की बात कर रहे हैं। हम सड़क की बात कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया है, हम बताते हैं। अगर आधारभूत संरचना की बात कर रहे हैं यानी मेट्रो की बात कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया है, हम बताते हैं। हम अगर टूरिज्म की बात कर रहे हैं जो कि जॉब क्रिएटर है, उसमें हमने क्या किया है। अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो हम बताते हैं हमने कौशल रोजगार में क्या किया है। तो हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को हसीन बना दिया और बदल दिया, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि हमसे बुलंद सोच उत्तर प्रदेश के विकास की तिवारी जी और हमसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। तिवारी जी हम भी शहर घूम रहे हैं। रोहित जी, तिवारी जी हम भी शहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो टीवी पे देखते थे उनकी हकीकत कुछ और दिख रही है और जो आप लोग शायद नहीं बता पाए वहाँ जनता को छू भी रही है चीज़ें, आपको पता भी नहीं लग रही है। इससे पता लगता है नेता या सरकार और जनता के बीच में कितना फासला है। आलोक जी आप बोलना चाहते हैं, लेकिन बार बार ये ऐतराज़ हो जाता है कि तो गठबंधन के लोग हैं, आप इन दोनों को मिला के ज़्यादा समय दे देते हैं। एक बार संबित पात्रा को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए संबित पात्रा। देखिए, मैं कागज़ों के साथ बैठा हूं। आज से ठीक 5 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट, मैंने कहा ना कि केंद्र पैसा दे रही है, उसे खर्च नहीं कर रही है राज्य सरकार यूपी की। इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने डेंगू और मलेरिया के कारण जो मृत्यु हुई उस पर एक PIL दाखिल हुआ था। उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में है। लास्ट में वो पूछती है इलाहाबाद हाईकोर्ट, द हाईकोर्ट हैज़ कम डाउन हेवीली ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर नॉट स्पेंडिंग द फंड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द डिजीजेस। ये खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डांट लगाई सरकार को कि आखिर ये सरकार क्यों बनी रहे जो कि केंद्र सरकार पैसे दे रही है, लोग मर रहे हैं मगर सरकार खर्च नहीं कर रही है। अभी घनश्याम भाई कह रहे थे हमने कुछ चेंज तो नहीं किया मगर हमारी सोच बहुत बड़ी है। आपको याद दिलाऊं, ठीक 2 महीने पहले इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश जी से सवाल पूछा था कि स्कूल में टाट पट्टी तक नहीं है, छोड़ दीजिए मिड डे मील के लिए। मिड डे मील के तो फटकार लगी थी, उन्होंने कहा टाट पट्टी भी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे क्या? आप लैपटॉप की बात करते हैं, स्मार्टफोन की बात करते हैं, किस पे बैठ के बच्चे पढ़ेंगे? टाट पट्टी तक दे नहीं रखी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं एक बड़ी यहां पर देखिए, LPG गैस के लिए हमने क्या किया है। हमने LPG गैस के अंतर्गत जो पूरा देश में अभी 1.5 करोड़ बांट रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में विगत वर्ष 18.07 लाख पहुंचा था। अब 24 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के लोगों को हमने LPG सिलेंडर अपने योजनाओं के माध्यम से दिया है। आप बिजली की बात कर रहे थे, मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठा हूं साहब, आंकड़े सब जो सरकार के आंकड़े हैं वो लेकर बैठा हूं। जहां 2013-14 में बिजली का उत्पादन 6132 मेगावाट होता था, वहीं हमारी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के लिए जो अनुपात है उसमें विकास हुआ और 6608 अर्थात 67% 7% का वृद्धि करके हमने उत्तर प्रदेश को बिजली सप्लाई की है। केवल बिजली ही नहीं, ट्रांसमिशन में भी 23% का बढ़ोतरी हमने दिया। ये कागज जो पात्रा जी आप टीवी पे लेके बैठते हैं, सुनिए ना पात्रा जी, ये कागज आप जो टीवी पे लेके बैठते हैं अपने सांसदों को, नेताओं को, मंत्रियों को जो उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं उनको क्यों नहीं देते? फिर वो काहे जाके बोलते हैं कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे जिसको आपने ठंडे बस्ते में डाल रखा है इतने समय से सरकार बनने के बाद से? वो काहे जाके फिर हिंदू मुस्लिम की बात करने की कोशिश करते हैं? उनको क्यों नहीं देते कागज, अगर इतने स्ट्रॉन्ग कागज हैं आपके पास? तो मैं इसका उत्तर देता हूँ। मैं इसका उत्तर देता हूँ। पूरा भाषण आप किसी भी नेता के, चाहे बसपा के, सपा के, कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के देखिए,
बसपा और सपा के तो नेता शुरू से ही मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, अंत में भी मुस्लिम 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 करके समाप्त करते हैं। हमारे पूरे भाषण में किसान होता है, एजुकेशन होता है, अगर एक लाइन राम के बारे में, वो भी आप लोग पूछते हैं राम का मंदिर बनाएंगे कि नहीं, अगर हम कहते हैं कि संविधान के अनुसार बनाएंगे उस पर भी सबको दिक्कत हो जाती है। हमने तो नहीं कहा कि मार पिटाई करके बनाएंगे, सबकी सहमति के साथ सबको आगे लेकर जो संविधान कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी उससे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक सर, ठीक है। आलोक शर्मा को सुन लीजिए, बोलिए आलोक जी। देखिए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रवक्ता मात्र भाषण और झूठ और आंकड़ों की बाजीगरी के साथ ही बैठते हैं। कागज लेके बैठते हैं, कभी हाई कोर्ट का, कभी सुप्रीम कोर्ट का। इनसे कभी पूछा है? जनता पूछेगी कि आलोक जी, आप सरकार में थे, आप भी ऐसे ही कागज लेके आते थे। हम कहते थे सब्जी महंगी मिल रही है, प्याज महंगा मिल रहा है, आप कहते थे ये देखो इन्फ्लेशन कहां जा रहा है, देख रहे हो कितना नीचे आ गई है दर महंगाई की। सर आप भी यही करते थे, जो सरकार में होता है सर यही करता है, कागज खिलाना चाहता है लोगों को। की तरफ से नहीं बोल, आंकड़ा रोहित जी प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं रोहित जी, आलोक जी, आपका ये दर्द जो है ना, ये हर चैनल पे झलकता है सर। जो आदमी आपसे सवाल पूछ ले वो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है सर। लेकिन ये सुन के मैं सवाल पूछना तो बंद करूंगा नहीं सर, ये सुन के मैं सवाल पूछना तो बंद करूंगा नहीं बोले तो आप निर्बाध सर, मैं सवाल तो पूछूंगा। आलोक जी, अगर आपको लगता है कि आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आप जाइए सर पार्टी से कहीं रैली में आपकी ड्यूटी लगाए। क्यों टीवी चैनल पे ड्यूटी लगाती है सर पार्टी? पार्टी से कहीं ना रैली में ड्यूटी लगाए, वहां कोई सवाल नहीं पूछेगा। कह रहा हूं आप सवाल पूछिए, जय राहुल जी करेंगे और घर चले जाएंगे ताली बजा के। उसके बाद वहां ड्यूटी लगवा कीजिए। फिर टीवी पे क्यों ड्यूटी लगवाते हैं अपनी आप लोग? अगर आपको इतना गंदा लगता है, इतना बुरा लग जाता है, जो आपसे सवाल पूछ ले आप उसे कहते हैं तुम बीजेपी के प्रवक्ता हो। आलोक जी, थोड़ा लिहाज तो रखा कीजिए। हर टीवी चैनल पे आप लोग एक ही लाइन लेके बैठ जाते हैं। जो आपसे सवाल पूछे आप कहते हैं कि साहब आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सवाल नहीं था आपका। मैंने कहा आलोक शर्मा जी, आप सरकार में थे तो आप भी ऐसे ही कागज लेके आते थे। हम महंगाई का सवाल पूछते थे, आप कहते थे इन्फ्लेशन का इंडेक्स देखो। ये सवाल नहीं है, ये कमेंट है। आप कहते थे इन्फ्लेशन का इंडेक्स देखो। ये सवाल आज क्या हो गया सर? कमेंट है आपका। आज क्या हो गया सर? लीजिए अब सवाल बन गया वो। आज क्या हो गया सर? ये सवाल बन गया। लीजिए सवाल बन गया। आज क्या हो गया आलोक जी? सर आप बोलिए ना, आज क्या हो गया? आपका टारगेट ये है कि दूसरी पार्टी का कोई प्रवक्ता जो है अपनी बात को निर्बाध रूप से नहीं कह सके। आप कहिए सर, आप ही बोलते रहिए। आलोक जी, एक तो ये विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए प्लीज। अब तो अखिलेश जैसा मजबूत चेहरा मिल गया आपको, अब तो विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए कम से कम। सर जब से मैं बोल रहा हूं आप मेरे से ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं आप ही बोलिए सर, मैं शांत बैठूंगा। आलोक जी, समय जा रहा है, आप अपनी बात पूरी करें। आप अपनी बात पूरी करें। मैं बोलना शुरू करता हूं, आप कमेंट करना शुरू कर देते हैं। आलोक जी, भूमिका छोड़ के बोलना शुरू तो करें। आप मुझे केवल ये बताइए कि आप सर बोल रहा हूं ना, हाँ सर बोल रहा हूं ना, गुजरात के मॉडल के ऊपर आपने पूरे देश को गुमराह किया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गुजरात का यूपी से ज्यादा खराब है। आप देखिए किस तरह से ड्रॉप आउट रेट स्कूल का गुजरात सा मोदी साहब के जो स्टेट रही उसका यूपी से खराब है। पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो बहुत अच्छा होने के बावजूद एससीज के ऊपर जो अत्याचार हैं वो राजस्थान में और गुजरात में यूपी से ज्यादा हैं। रेप के केसेस और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो गुजरात और मध्य प्रदेश यूपी से बुरी हालत में है। आप वो आंकड़े लेकर नहीं बैठेंगे। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, टाट पट्टी की बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर 27 स्कूल ईस्ट एमसीडी के बंद हो गए। वो किसकी है वहां पर एमसीडी? पिछले 4 दिन पहले से तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एमसीडी के स्कूल्स की हालत खराब है। हाई कोर्ट ने 16 बार फटकार लगाई लेकिन वो नहीं है। राम मंदिर बनाएंगे, हम कसम राम की खाते हैं लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हालत यह है कि 73 सांसद अपने क्षेत्र में नहीं घुस सकते हैं। उत्तर प्रदेश का किसान पूछ रहा है, हमने 73 सांसद आपको दिए, किसान को आपने क्या दिया? पूरा देश जानना चाहता है। इतना बड़ा जन लोकपाल आंदोलन हुआ, 3 साल हो गए मोदी जी के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए देश की जनता के कान तरस गए। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि पीडीपी के साथ आप वहां पर सत्ता बनाते हैं जिसने अमरनाथ यात्रा और कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया, और आप दूसरे के गठबंधनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आपने कहा साहब हमने 1536 गांव को बिजली दी। अरे कुछ तो शर्म करो। उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख के करीब गांव हैं। अगर 1.5 लाख गांव को
हमने बिजली दी, तो आप बताइए कि 1436 को या 1536, जो भी आप झूठे आंकड़े लेकर बैठे हैं, 3 साल में इनकी दोनों की रेशियो की तुलना कीजिए। देश का प्रधानमंत्री कभी सीधे हाथ की ताली बजाता, कभी उल्टे हाथ की। प्रधानमंत्री महोदय ने संसद का जिस तरह से मजाक बनाया हुआ है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से मजाक बनाया हुआ है, वो भी पूरा देश देख रहा है। आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछेगी। और जो पैसे की बात संबित पात्रा जी कर रहे हैं, क्या मोदी साहब अपने मामा जी के घर से लाए थे वो पैसा? क्या उत्तर प्रदेश की जनता का अधिकार नहीं था उसके ऊपर? बिहार में भी आपने जाकर बोली लगाई थी, बिहार के लोगों ने आपको पूरी तरह से जवाब दिया। संबित जी, आलोक जी आप थोड़ा थम जाइए, 50 MLA आपके नहीं जीतेंगे वहां पर। सर थोड़ा थम जाइए आलोक जी थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा समय भी देख लीजिए। घड़ी हट गई इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप भूल जाएंगे कि रैली नहीं चल रही है, टीवी डिबेट चल रही है। दूसरी बात, आपने जो ये कहा ना कि मामा जी के घर से लाए थे, तो ये सवाल तो सर दूसरे लोग भी पूछ रहे हैं कि आप जो फ्रीबीज बांटने की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो घोषणा पत्र है समाजवादी पार्टी का, वो किसके मामा जी के घर से आएगा? सर ये तो मेरी जेब से जाएगा। मोदी जी के शब्द हैं सर, मैं पैसा कमाता हूं, सर ये मोदी जी के शब्द हैं, वो हमारी जेब से जाता है सर। मोदी जी के शब्द मेरे नहीं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। आज उत्तर देना होगा एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं। एमएच खान साहब ये कह रहे हैं फ्रीबी बांट देंगे, एमएच खान साहब ये कह रहे हैं समाजवादी स्मार्टफोन दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बीजेपी कह रही है हमने तो इतना पैसा दे दिया, इन्होंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। सर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या लेके जा रहे हैं सर? कि हाथी बनाएंगे, उसके हाथ में पर्स पकड़ाएंगे? नहीं, हाँ आपका तो घोषणा पत्र भी नहीं दिखाई दे रहा कहीं, जिसमें बता तो सकते हैं कि प्लान क्या है आपके पास। भाई मैंने आपको बता दिया। पहले तो आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि कोई फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगेगी कि नहीं लगेगी। आपने मुझसे पूछा, 2 सवाल मुझसे पूछा आपने कि आप जाति बताएंगे, क्या बताएंगे। इसी को लेकर के एक साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उनकी अर्जी को कि ये सब बातें मत करिए। दूसरी बात, हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो वादे इन लोगों ने किए, चाहे समाजवादी पार्टी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जो भी मैनिफेस्टो इनका आया उस पर खरे नहीं उतरे, ना वादा पूरा किया है। हमारी बहन जी जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने जो कुछ कहा उस पर गलत मैसेज चला जाता है। और हमारी पार्टी की नेता जो भाषण में बोलती हैं, अभी उन्होंने कहा है कि 1 लाख कर्जे वाले किसान मजदूर का हम कर्जा आएंगे शासन में तो माफ करेंगे। टाट पट्टी की जो बात चल रही है, अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि मैं एक स्कूल में गया था, उसमें 9 बच्चे थे, 9 बच्चों में आप घी बांटेंगे, 9 बच्चे में आप दूध बांटेंगे, तेल बांटेंगे। शिक्षा का स्तर आपने बढ़ाया नहीं। शिक्षा के लिए अगर आप ये कह देते कि हर घर से एक बच्चा जो आएगा उसको 100 रुपया दिया जाएगा, वो अपने मर्जी से अपनी किताब खरीद सकता है, अपने टाट पट्टी ठीक कर सकता है, तो वो तो आपने किया नहीं। लैपटॉप आईफोन उस वक्त दे रहे हैं आप जो नौजवान है, जो 18 साल के ऊपर चला जा रहा है, जिसको वोट देना है। ये लालच की बात है, ये लालच की बात नहीं होनी चाहिए। ये लालच देकर वोट लेकर के और फिर 5 साल ठगिया। आपके मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि रामगोपाल यादव बीजेपी से जाके मिला हुआ है। आप कह रहे हैं, बोलिए साहब, कि वही करेंगे जो बहन मायावती रैली में कह रही हैं। जी यही कह रहे हैं ना सर? आप कह रहे हैं कि वही करेंगे सरकार हमें आए तो, जो बहन मायावती रैली में कह रही हैं। सर ये बात लिख के जनता को क्यों नहीं दे देते? तो ये बातें लिख के जनता को क्यों नहीं दे देते, ताकि बाद में सवाल न कर ले? लिख के दे दीजिए ना सर, बाकी सब पार्टियां भी तो देती हैं। झूठा होता है, मैं बता दूं, पत्र लाइए ना सर, आप ऐलान कीजिए ना सर। बाकी पार्टियों को नकल हम नहीं करते, रिलीज कर दीजिए ना सर एक बार। हम तो ऐलान कर रहे हैं, रोज ऐलान कर रहे हैं, रोज ऐलान कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। आपके पास भी आ रहा है वो चीज, आपके पास भी आ रही है चीज, खबरें आपके पास भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है आपके पास खबरें नहीं आ रही हैं। लिख के देने वाला आज तक कोई मैनिफेस्टो पे खरा उतरा है? जरा बताइए मुझे, एक मैनिफेस्टो बताइए। समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि 18% मुसलमानों को हम कोटा देंगे, दिया क्या? मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपया देंगे, दिया क्या? मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? क्या मोदी जी ने कहा 150-200 आदमी मर गए, कोई संविधान व्यक्त नहीं किया क्या? ठीक है सर, ठीक है, पत्र भेजते हैं, ये सब झूठ हैं। सर आपने कहा, अखिलेश यादव ने कहा था मुसलमानों के लिए ऐसा कर देंगे। सर सुन लीजिए, आपने कहा अखिलेश यादव ने कहा था मुसलमानों के लिए ऐसा कर देंगे। अखिलेश यादव ने तो कुछ दिन पहले 25-26 कामों की लिस्ट जारी कर दी थी कि मुसलमानों के लिए अकेले उन्होंने क्या क्या किया। आपने कहा मोदी ने कहा था 15 लाख रुपए दे देंगे। मुझे नहीं पता आपने कौन से मैनिफेस्टो में पढ़ा था, 15 लाख रुपए की बात मैनिफेस्टो में लिखी गई थी कि नहीं। घनश्याम तिवारी जी,
ये बताइए कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपने मैनिफेस्टो में लिखी थी और कर दी, और क्या लोग उस पार्टी पे यकीन करेंगे जो लिखित में बात देने को तैयार ना हो और कहे कि हमने जो भाषण में कह दिया बस वही है हमारा मैनिफेस्टो? देखिए, लोग आज जब वोट करने जा रहे हैं तो वो उनके सामने स्पष्ट है कि 5 साल में हमने क्या किया है, और हम उसे छुपा भी नहीं रहे हैं। हम उसे बिल्कुल ताल ठोक कर कह रहे हैं कि देखिए हमने ये किया है और ये करना चाहते हैं। चाहे वो महिला सुरक्षा पे 1090 बनाने का प्रावधान हो, डायल 100 हो। जब बहन मायावती जी की सरकार थी उस समय एनआरएचएम की व्यवस्था चरमराई हुई थी। उस चरमराई हुई व्यवस्था को उठा करके 102 और 108 के माध्यम से उसको पूर्णतः दुरुस्त करना ये इस सरकार की एक उपलब्धि है। तो हम उन चीजों को सामने रख रहे हैं। रही बात कि हम रैलियों में क्या कहते हैं या मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं, मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो एक महत्वपूर्ण चीज है, और चाहे इससे पहले पार्टियां उसका कितना आदर करती हो नहीं करती हो, लेकिन जो नेता उस चीज को सामने रख रहा है और वो कह रहा है जनता से कि देखिए ये मेरे वायदे हैं और इसमें मैं खरा उतरूंगा, ये कहना बहुत जरूरी है। क्या मोदी जी 2014 के मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा था उनमें से एक भी वादे पे खरे उतरे? मैं चैलेंज करता हूं संबित पात्रा जी को, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हुए हैं, वो अपना 2014 का मैनिफेस्टो उठा ले। हर पृष्ठ पर 10 पॉइंट्स कम से कम लिखे हुए हैं, उसमें से 5 पॉइंट्स ही पूरे हुए। तीसरे पृष्ठ में लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 73 सांसद हैं, प्रत्येक सांसद अगर साल में 1000 नौकरियां पैदा क्रिएट करता तो अभी तक 2.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में ये लोग दावा कर रहे होते। इन्होंने 73 आदर्श ग्राम बनाए, उन आदर्श ग्राम की स्थिति आप देख लीजिए। तो मैनिफेस्टो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कोई नेता, महत्वपूर्ण नेता रैली में कोई बात कहता है तो उसका भी उतना ही वजन है। आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि प्रधानमंत्री ने कहां पर कहा कि 15 लाख। आप देखिए तमाम रैलियों में उन्होंने कहा कि वो 15 लाख देंगे। उन्होंने बिहार की रैली में कहा कि किसान के लागत सर, मैंने कहा मैनिफेस्टो में नहीं थी बात, न्यूनतम मूल्य करेंगे। उसके विपरीत तिवारी जी अब आप मिसकोट कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने कहा ये बात किसी मैनिफेस्टो में नहीं थी सर, ये बात किसी मैनिफेस्टो में नहीं थी। मैं आ सकता हूं, मैंने कहा ये बात किसी मैनिफेस्टो में नहीं थी सर, कोई मूल्य नहीं। और साथ ही साथ मैंने अखिलेश यादव के लिए भी कहा, वो आपने मिस कर दिया कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए जितने काम किए उन 26 कामों की लिस्ट जारी की। रोहित जी, संबित पात्रा जी आप बताइए ना। संबित पात्रा दीजिए जवाब। झूठ बोल रहे हैं जी, देखिए मैं जवाब दे सकता हूं। वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, अगर बाकी लोग मुझे सुन ले तो मैं जवाब दे दूंगा। ये मैनिफेस्टो है, संबित पात्रा दीजिए जवाब। सबका विकास। सब लोग मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज, प्लीज जवाब देने दीजिए। ट्रिपल तलाक की बात नहीं की गई है, लेकिन श्री रविशंकर मैं जवाब दे सकता हूं क्या? में आते हैं और कहते हैं ताल ठोककर कि हम अपने मैनिफेस्टो। रोहित जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, सारा सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, मैं जवाब दे सकता हूं आपकी अनुमति से। ट्रिपल तलाक को रोकना तो सर ठीक है। संबित पात्रा आप पहले बोलिए, उसके बाद जवाब दे सकता हूं। रोहित जिक्र कर रहे हैं उस पर, बोलिए संबित पात्रा। इसी पे चुनाव होगा, इसी पे चुनाव होगा। बोलिए। देखिए, पहली बात तो है, देखिए ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से हमारे मैनिफेस्टो पे सवाल पूछा जा रहा है, केंद्र के मैनिफेस्टो पे, जैसे कि हम 2017 में जो चुनाव लड़ रहे हैं, 2012 से हम जीत के उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं। मोदी जी ने आज भी कहा कि मैं तो 2019 में जवाब दूंगा, फिर भी आपने सवाल पूछा, आपका अधिकार है, मैं जवाब देता हूं। हमने 2014 में सोशल सिक्योरिटी प्रॉमिस किया था, केवल उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाऊंगा, कहीं बाहर का नहीं दिखाऊंगा। हमने 29 अगस्त 2016 तक उत्तर प्रदेश को क्या सुरक्षा दिया देख लीजिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1.11 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 34.13 लाख लाभार्थी पंजीकृत। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 3.69 लाख खाता धारक पंजीकृत। ये हमने आप जो प्रॉमिस किया था अपने सेंट्रल लिस्ट में, मैनिफेस्टो में, वो करके दिया। अभी खान साहब पूछ रहे थे कि कोई बड़ा कारखाना खोला, कितने लोगों को उसमें आपने एम्प्लॉयमेंट दे दिया। खान साहब, गोरखपुर में 6000 करोड़ रुपए की लागत से यूरिया कारखाना का इनॉग्रेशन भी किया, कार्य प्रगति पर है। भदोही, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गोंडा, बहरीच आदि लगभग 25 जिलों की खाद्य आपूर्ति का काम यह 6000 रुपए का प्रोजेक्ट पूरा करेगा, और इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी घनश्याम भाई, जिनका कि मैं बहुत सम्मान करता हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि नवयुवकों के लिए क्या रोजगार की योजना आपने किया है। मैं उसका भी लेके आंकड़ा बैठा हूं। मुद्रा योजना के माध्यम से केवल और केवल उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार ने 2015-16 में 33.4 लाख लोगों को, जहां पूरे देश में
सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। 33.4 लाख लोगों को 2015-16 में और 2016-17 में 10.11 लाख लोगों को 3,532.86 करोड़ रुपए बांटा है। ये पूरा मैं आंकड़ों के हिसाब से एक एक बात बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने, जबकि हमें 2019 में रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, मैं यहां रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं केंद्र का। आप अपने 2017 का रिपोर्ट कार्ड इसी प्रकार से रखिए ना, मैं चैलेंज करता हूं। आप पेज बाय पेज उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड रखिए। ठीक है रोहित जी, ठीक है, बोलिए तिवारी जी। मैं पॉइंट वाइज उत्तर बोलिए तिवारी जी, बोलिए सभी पॉइंट्स का। देखिए मैं तिवारी जी, पहले तिवारी कहना चाहूंगा, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने जब एम्प्लॉयमेंट की बात अपने घोषणा पत्र में की थी 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि 10 साल यूपीए के जॉबलेस ग्रोथ था, इकोनॉमी अच्छी थी, जॉबलेस ग्रोथ था, हम उसे बदल देंगे। आज जब वो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करते हैं तो ये कह रहे हैं कि देखिए इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है, पहले से पीछे जाएगी और जॉब की हम गारंटी नहीं दे सकते। 2 साल इनके पूरे होने पर नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने पेपर जारी किया था, पानीग्रिया जी, उनके पेपर में जॉब शब्द सिर्फ एक बार लिखा गया है। जो फाइनल पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा, आप सरकार में आने से पहले 2014 में आप दावे कर रहे थे कि हम 100 दिन में ये कर देंगे, 100 दिन में विदेशों से काला धन वापस ले आएंगे। तमाम ऑडियो वीडियो हैं जिसको सुनाया जा सकता है। और आज जब आप जनता के सामने उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो आप ट्रिपल तलाक कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे काम के बारे में मत पूछिए, वो हम 5 साल बाद बताएंगे। क्या गारंटी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर आप हार जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, बिहार की तरीके से, तो आप 5 साल टिक ही पाएंगे? चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आलोक शर्मा आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं जानता हूं, आपकी आवाज़ में सुन पा रहा था बीच में। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो आपके पास से शुरू करेंगे। आपके पास क्या सवाल, क्या बिंदु हैं जिन पे आप कह रहे हैं कि संबित पात्रा को आप आईना दिखाएंगे कि बीजेपी ने जो दावे किए हैं आंकड़ों के साथ उनकी पोल खोलेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। आंकड़ों पर बहस तो अच्छी लगती है, तू तड़ाक में ना हो तो अच्छी लगती है। जनता को कम से कम सोचने समझने का मौका मिलता है, किसने काम किया किसने नहीं। और इसी तरह की एक बहस रात 7:55 पर कानपुर के इस बीएनएसटी शिक्षा निकेतन ग्राउंड से हम लेकर आएंगे, जिसमें कानपुर की जनता सीधे सवाल करेगी अपने नेताओं से। वोटों की बारात आज कानपुर राउंड है, रात 7:55 पर देखना ना भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कानपुर आ चुका है वोटों की बारात का काफिला। जी हां, पहले गाजियाबाद, फिर आगरा और आज नंबर है कानपुर का। और कानपुर की जनता हमारे साथ है जो सीधे आर्यनगर सीट के 3 उम्मीदवारों से सवाल करेगी। तीनों राजनीतिक पार्टियों से पिछले 5 साल में उन्होंने क्या क्या किया उसका हिसाब मांगेगी और आगे के लिए उनके क्या प्लान है उस पर उनसे बात करेगी। तो जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले स्वागत कीजिए कानपुर की जनता का। ऐतिहासिक शहर है कानपुर, गंगा के किनारे बसा हुआ है और कानपुर के लिए आशीर्वाद भी है गंगा। और बहुत हद तक कानपुर की बहुत सारी समस्याओं की जड़ और उसका समाधान भी गंगा से ही निकलता है। तो गंगा से जुड़े भी बहुत सारे सवाल होंगे आज इस मंच से। 3 मेहमान हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ सलिल बिश्नोई का, जो विधायक हैं बीजेपी के और आर्यनगर से बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार भी हैं। अमिताभ वाजपेयी का स्वागत कीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी आर्यनगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस गठबंधन के भी साथ में उम्मीदवार हैं। और खास बात यह भी कही जाती है उनके बारे में कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं। हाजी अब्दुल हसीब हमारे साथ हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वो भी आर्यनगर से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। स्वागत है हाजी अदीब आपका भी। और मनोज त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कानपुर शहर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे कानपुर की जनता के बीच में हैं। जनता सीधे सवाल पूछेगी विशाल पांडे के माध्यम से, उनके लिए भी ताली बजाइए वरना आएंगे नहीं आपके पास। तो जैसा हमने इस कार्यक्रम की परंपरा रखी है कि हम नेताओं के प्रवचन नहीं कराएंगे, नेताओं का वचन कराएंगे
कि आज इस मंच से जनता के सामने वचन दीजिए, अगर जनता ने आपको वोट दिया तो आप जनता के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले सलील साहब, क्योंकि आप सिटिंग विधायक भी हैं और लंबे समय से विधायक हैं, तो आपको दो चीजों पे जवाब देना पड़ेगा। एक, आपने जो किया अब तक उसका हिसाब, और आगे क्या करेंगे उसका प्लान बताइए। उत्तर प्रदेश में मैं इकलौता विधायक हूं जो अपनी विधायक निधि का प्रतिवर्ष लिखित ब्यौरा जनता के सामने प्रस्तुत करता हूं। एक एक पैसे का ब्यौरा, एक एक काम का ब्यौरा, कि जनता जब चाहे तो उन कामों का परीक्षण कर ले। और पूरी विधायक निधि अपने कार्यकाल में खर्च होती है। कानपुर में अपने क्षेत्र की कोई समस्या लगभग ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा जनता को परेशान करती हो। सिर्फ कुछ सरकारी योजनाओं में कुछ बड़ी योजनाएं पेंडिंग पड़ी हैं, जिसके कारण हमारी जनता को कुछ थोड़ी तकलीफ हो रही है। ये सरकार की उदासीनता रही, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। एक JNNURM योजना चली थी, केंद्र सरकार से आई थी, जो बसपा की सरकार और सपा की सरकार दोनों के कारण पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और कानपुर जो JNNURM के बाद जिसका सीवर और पानी की व्यवस्था सुधरनी थी, गंगा में गिरने वाले गंदे नालों की टेपिंग होनी थी, वो सारी की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गई। और कानपुर में जब भी उसकी टेस्टिंग होती है JNNURM के अंतर्गत डाले गए पाइपों को, तो हमेशा कहीं ना कहीं से सड़क फटती है और भ्रष्टाचार का फव्वारा बह निकलता है। ये कानपुर का दुर्भाग्य है। दूसरा नंबर पे बुलवाया आपने, तो पहले विधायक जी ने बोला, विधायक जी विधायक निधि का हिसाब दे देते हैं, ये सच है, दे देते होंगे, लेकिन विधायक निधि से ही विकास कराना पर्याप्त नहीं होता। मैंने विधानसभा में घूमा हूँ, मैंने देखा है कि हर मोहल्ले में 10-15 गेट बने हुए हैं, काले टाइल लगे, उन पे विधायक जी का नाम लिखा है। अगर गेट बनवाना विधायक निधि का सदुपयोग है तो आपने सच में सदुपयोग किया है। हम कह सकते हैं 5 साल में अखिलेश जी ने निष्पक्ष सरकार चलाई और किसी विधायक ने, किसी दल के नेता ने अगर उनसे काम मांगा है तो उन्होंने काम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने काम मांगा, उनकी योजनाएं पास करी हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक ने काम मांगा, उनको काम दिया है। आपने काम मांगा ही नहीं, मांगा होता हमने आपको भी दे दिया होता। जहाँ तक सवाल JNNURM का है सर, आपकी गवर्नमेंट केंद्र में है, आप स्टेट में भी रहे हैं, 15 साल से आप MLA हैं। एक बड़ा काम बतावें, एक बड़ा काम बतावें जिसका क्षेत्र में, जिसका लोग नाम ले सकते हो कि ये बड़ा काम आपने किया। अगर मुझसे पूछेंगे, रुको नोटबंदी मालूम पड़ेगी, रुको। अगर मुझसे पूछे 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही, सुन तो लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए भाई। नोटबंदी का जिक्र भी आएगा, नोटबंदी का जिक्र भी आएगा, नोटबंदी का जिक्र भी आएगा, बोलेंगे उनकी बात तो सुनिए पूरी। अभी हमने कहा था। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आती, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। प्लीज बैठिए 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 बैठिए। ये सलील साहब, ये आपके समर्थक हैं सर? वाजपेयी जी आपके समर्थक हैं? बैठ जाइए, पहले बात सुन लीजिए। हम विकास की बात कर रहे थे, मेरा एक एक पॉइंट गिनाता हूं, आप बताना हाँ या ना। अखिलेश जी की 5 साल की सरकार है, कानपुर में 24 घंटे बिजली आती है, हाँ या ना? मैं पूछ लेता हूं सर, नहीं आती सर, मैं पूछ लेता हूं। ये डिबेट करने नहीं आए, तो ये तो आप करने नहीं आए, तो ये तो आपके सामने ही कह रहे हैं सर, ये डिबेट करने नहीं आए हैं। ये तो आपके सामने ही ना कह रहे हैं, लेकिन नारोज होता हो तो करवा लो, नारोज करवाओ। चलिए ठीक है, ठीक है, हो गया, आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया। हमने ग्रीन पार्क को उसका सम्मान वापस दिलाया, हमने उन्नाव शुक्लागंज 4 लेन बनवाया, हमने नवीन मार्केट का सौंदर्यीकरण कराया, हमने बाल उद्यान और म्यूजिकल फाउंटेन बनवाया, हमने गंगा बैराज की रोड बनवाई, हमने बिठूर में और शिवराजपुर में गंगा का पुल बनवाया। इतना तो अखिलेश जी भी नहीं गिना रहे सर, जितना आपने गिना दिया है। आप नाम लेके गिनाओ, मैं नाम लेके गिना रहा हूँ। अगर चिल्लाना है और नारे लगाने से विकास होता हो तो जी भर के नारे लगा लो, विकास नहीं होगा। अच्छे दिन नहीं आएंगे ऐसे नारे लगाने से, ठोस काम करके दिखाना होगा। हाजी साहब भी लिस्ट लेके आए होंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े अपराध हुए हैं पिछले 5 साल में। बोलिए हाजी साहब, अपनी बात रखिए। देखिए जनाब, माननीय विधायक जी ने कहा कि मैंने अपनी निधि के द्वारा पूरा विकास कराया है। हमको एक गली, एक मोहल्ला,
एक सड़क बता दीजिए जो साफ सुथरी हो, सही आज की डेट में चल रही हो। एक सड़क बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ नेता, ठेकेदार और सरकारी अफसर, ये तीनों लोग मिलकर निधि में कमीशनबाजी 50%, 40%, 30% और जो 60% बचता है वो कागजों पे लगा के घर बैठ जाते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आज आप लोग जवाबदेही तय कराएं। जनता उससे पूछे कि 1 करोड़ रुपए लाए थे, कहाँ कहाँ लगाया और कितना कमीशन खाया। कोई विकास नहीं हुआ है। और हमारे वाजपेयी जी ने बताया, अखिलेश जी ने बड़ा विकास किया है। हमें एक आदमी बता दे जो घर से निकलता हो, अगर 8:05 पे उसे कहीं जाना हो और 7 बजे वो निकलता हो तो 8:05 पे वो वहाँ पर पहुँच जाता हो। जाम जाम जाम, चलने की व्यवस्था नहीं। आपकी सरकार कहीं ने रोड क्या नहीं, किया? कहीं आपकी कुछ सरकार नहीं। थी, आपने कौन सा जाम हटवा दिया सर? आपने नर्क कौन सा बना जाम के रख हटवाया? दिया कानपुर को नर्क। आपने कौन सा जाम हटवा दिया? आप तो पत्थर वाली सरकार है। आपने तो स्मारक बनाए। आप तो स्मारक बनवा रहे थे। खाली सुनता हूँ। आप तो हाथी खड़े करा रहे थे कि पत्थर 5 के। वर्ष में कई बार सड़कें खोदी गई, कई बार सड़कें बंद की गई, कई बार खोदी गई, कई बार बंद की गई। 5 साल से लगातार यही चल रहा है। मनोज जी, कानपुर आने से पहले कोई कानपुर के बारे में पढ़ना शुरू करे तो उसे पता लगता है गंगा किनारे बसा हुआ शहर है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेदर इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है। लेकिन जैसे ही आदमी कानपुर आ जाता है तो उसको लगता है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिख दिया लगता है। इतना बड़ा औद्योगिक शहर होता, उतनी बड़ी सड़क भी तो दिखती, उतनी रफ्तार भी तो शहर की दिखती। वो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या कोई एड्रेस नहीं करता है? और नहीं करता है तो जनता जब वोट देने जाती है वो मोदी का नाम देख के वोट दे देती है या अखिलेश का काम देख के भी वोट देती है? कानपुर शहर का दुर्भाग्य ये है कि कानपुर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ध्वस्त है कि आप चाहे जितने विकास की बात करें, न कोई किसी रोड पर ठीक से निकल सकता है। और ऐसा नहीं कि कानपुर के लोगों ने विश्वास नहीं किया या उत्तर प्रदेश के लोगों ने विश्वास नहीं किया। उत्तर प्रदेश ने एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी बहुमत से बनवाई, एक बार मायावती की सरकार बहुमत से बनवाई। आज मैनचेस्टर जो कहा जाता था वो नहीं कहा जा रहा, क्योंकि सारी मिलों के धुएं बंद हो गए हैं। नोटबंदी के बाद चमड़ा उद्योग पर भी असर पड़ा है। और विकास की बात जो है वो इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि जो जनप्रतिनिधि कानपुर के हुए हैं उन्होंने उतनी ईमानदारी से धरातल पर काम नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। जैसे कि लखनऊ अगर देख लीजिए तो कितना चमक गया, वहीं कानपुर जैसा शहर जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है केंद्र को भी, उत्तर प्रदेश को भी, यहाँ की हालत ये है कि कई बार घोषणा की जाती है कि यहाँ हवाई जहाज चलेगा, लेकिन चल कभी नहीं पाता। रेलवे की सुविधाएं दी जाएंगी लेकिन रेल सही समय में नहीं चल पाती। और पैसे के देने में कहीं कानपुर पीछे नहीं रहता, लेकिन विकास के मुद्दे पे कानपुर को जो भी सरकारें आई उनका सौतेला व्यवहार ही रहा है। ठीक है, बोलिए सलील साहब, क्यों ऐसा हुआ? हमारे समाजवादी मित्र ने कहा कि 2.5 साल में मोदी जी ने क्या किया। 2.5 साल में बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने देश का न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना मान सम्मान बढ़ाया। पहले हमारे प्रधानमंत्री की ये स्थिति होती थी कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति से मिलने के लिए 3-3, 4-4 दिन पड़े रहते थे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया कि आज हमारे प्रधानमंत्री के स्वागत में अमेरिका और रूस के प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। देश की आर्थिक स्थिति पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत मजबूत है। लेकिन इससे कानपुर को क्या मिला? हमारे मित्र ने पूछा वो हम बता रहे हैं, कानपुर को तो मिलने वाला है। ओबामा जी कौन से कानपुर आ गए सर? मिलने वाला है कानपुर में। जब उत्तर प्रदेश में सरकार, अभी तो केंद्र सरकार पैसा बेचती है, समाजवादी पार्टी की सरकार घपला कर देती है। पूरा पैसा जो आया यहाँ की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए, उस पैसे का दुरुपयोग हो गया। 2 रुपए किलो का गेहूं और 3 रुपए का चावल केंद्र सरकार दे रही है। अखिलेश यादव अपनी फोटो छपवा रहे हैं।
ये रोने वाला सारा पैसा जो केंद्र सरकार का आ रहा है। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, नारा मत लगाइए बीच में। देश का बताइए, वाजपेयी जी आप कह रहे हैं देश का अकेला प्रधानमंत्री जो रोता है, लोग कह रहे हैं देश का अकेला मुख्यमंत्री जिसने अपने पिता को रुला दिया। के बाद मुझे चौराहे पे जूते मारना जनता ढूंढ रही है। ये तो प्रदेश अपने बाप का नहीं हुआ, वो प्रदेश का क्या होगा? 11 मार्च की शाम को पूछेंगे आपसे, ये आपसे हम 11 मार्च की शाम को पूछेंगे प्रदेश का। आप लोग बताइए, अच्छा बात तो करें, आप मोदी मोदी नारा लगाना बंद करके एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग नोटबंदी से परेशान हुए कि नहीं हुए? नोटबंदी चुनाव में मुद्दा है। वाजपेयी जी नोटबंदी आपने सुना? अब या तो मान लें कि सब इन्हें अपने समर्थक लेके आए, या ये मान लें कि कानपुर की जनता है। इसमें समर्थक सलीम जी के भी होंगे, हमारे भी होंगे, हसीब साहब के भी होंगे, कानपुर के लोग भी होंगे। तो आप जानते होंगे आपने किसको बुलाया है। मुद्दा नोटबंदी है, लेकिन मुद्दा नोटबंदी पॉजिटिव है या निगेटिव है ये चर्चा करनी होगी। नोटबंदी से आम आदमी का जनजीवन खुशहाल हुआ है कि आम आदमी के जीवन में परेशानी आई है, ये तय करना होगा। नोटबंदी मुद्दा है कि नहीं है? नोटबंदी से आज आम व्यापारी का व्यापार करना दूभर हो गया। आज मजदूर की मजदूरी छिन गई, गरीब आदमी का जीना मुश्किल है। 50 दिन गरीब लोगों ने लाइन में लग करके बिताए। अगर बताओ मुझे कौन सा देश का बड़ा उद्योगपति लाइन में लगा था? आपने सुना नहीं सर, लोग कह रहे हैं राहुल गांधी लाइन में लगे देखे थे हमने। आपको आगे वाले 10-15 लोग दिखाई पड़ रहे होंगे जो पहले आ गए थे। अगर आप अभी इसी को डिबेट करो तो उस पर डिबेट हो जाएगी कौन ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं। आप वोट करा लो, मालूम पड़ जाएगा ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं। रोहित जी, ये आगे 15 लोग बैठाने से नहीं होगा। आप कानपुर आए हैं, अपना माइक लेके जरा चले जाइए कानपुर के गरीब आदमी से, रिक्शा चालक से, रेहड़ी वाले से, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले से जाके पूछिए कि नोटबंदी से उसे कोई परेशानी हुई है। कहेगा कोई परेशानी नहीं हुई है। नोटबंदी से परेशानी उन नेताओं को हुई जो सरकार में रहते हुए जिन्होंने अवैध कमाई की। लाइन में कब लगे थे? लाइन में कब लगे थे? नदियों को सूखा कर आप लाइन में कब लगे थे? आप कब लाइन में गए थे बताइए ना। इतना बड़ा आप कब गए थे लाइन में? आप घर कैसे चला? आप लोग फाइट में हैं? आप मानते हैं इस बात को कि आप फाइट में हैं, या गठबंधन के बाद आपकी स्थिति कमजोर पड़ी है और आप लोग भी अब तलाश रहे हैं उलेमा काउंसिल से ही गठबंधन हो जाए, चलो और कुछ नहीं तो? हम लोग चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और पूरी बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। ये गठबंधन सांप और नेवले का है। दोनों की अलग अलग नीतियां हैं, दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का गठबंधन किया गया है। अगर इनमें जरा सी भी ताकत होती और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता तो इन्होंने खुद क्यों नहीं अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी। गठबंधन किस बात का? मरी हुई पार्टी से गठबंधन किया, मरने के बाद इनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। दो खत्म हुई पार्टियों का गठबंधन है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। विशाल, बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठे हैं, पूछे उनसे वो क्या पूछना चाहते हैं अपने नेताओं से। कानपुर की जनता आखिर में क्या चाहती है? देखिए, कानपुर में आज की जो सबसे बड़ी समस्या जाम की है, जिससे कि एम्बुलेंस फंस जाती है, बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले जाम की स्थिति को सुधारना चाहिए, बाकी समस्याएं तो बहुत है। 2014 से हमारे मोदी जी लाल इमली के उत्पादन चालू करा रहे हैं, लेकिन 2014 से लेकर आज तक वहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। 23 कर्मचारियों की मौतें हो गई है। विधायक जी एक बार भी नहीं गए, एक बार भी नहीं गए कर्मचारियों की। एक सवाल और लीजिए, फिर सलीम जी जवाब दीजिए। कितना बड़ा मुद्दा है नहीं कानपुर में? तो पहले मैं समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी जी से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे 2012 में इसी पूरे प्रदेश ने साइकिल को चुना है ना, और कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी को है ना अगेंस्ट मैंडेट दे के वो समाजवादी पार्टी को प्रदेश में लाई। इसलिए लाई कि एक युवा मुख्यमंत्री है, वो जनता की बात को समझेगा, महिलाओं के दर्द को समझेगा, युवा के दुख दर्द को समझेगा और विकास करेगा। लेकिन उनका जो नारा है, काम बोलता है, वो अकेले काम ना करके उनका काम खोखला है। और उन्होंने 27 साल यूपी बिहार उसके साथ गठबंधन करके अब कह रहे हैं कि आपका काम बोलेगा। ये कैसे हम समझे कि आप हम लोग का काम बोलेगा? पहले सलीम साहब आप जवाब दीजिए, फिर वाजपेयी जी आप जवाब दीजिएगा गठबंधन पे। हमारे
एक काबिल दोस्त ने पूछा कि लाल इमली बंद है, मोदी सरकार ने क्या किया, और एक भी बार मैं लाल इमली नहीं गया। इन्होंने ये आरोप लगाया, शायद ये शहर में रहते नहीं हैं। मैं भारत सरकार, अरे आपने बात की, अब सुनिए भी ना, बात सुनने की हिम्मत भी रखिए। मैं भारत सरकार के कपड़ा मंत्री को लेकर लाल इमली गया, उसका निरीक्षण करवाया। सुनिए, जवाब सुनिए ना, जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए। भारत सरकार के कपड़ा मंत्री, झूठों की बात नहीं सुनोगे क्या? झूठों की बात सुनी जाती, सुन लो बात तो सुन लो, झूठों की बात सुन लो। निरीक्षण कराया, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनके तैयार हुई। सर, उनका सवाल बड़ा छोटा सा था, वेतन क्यों नहीं मिला? अरे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बता रहे हैं। जब कर्मचारी काम पे वेतन भी मिल रहा है, कोई 2014 से वेतन नहीं बाकी है, सिर्फ 1-2 महीने का वेतन बाकी है, कोई बाकी नहीं है। गलत सूचना दे रहे हैं। सुनिए 2014 से भी कह रहे थे। बात तो सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपके रिज्यूम में 2014 से लेकर आज तक 1 रुपया भी केंद्र सरकार ने फंड नहीं किया है वेतन के मद में। ये जो बीच में करोड़ों रुपए के पैकेज आए, ये कहाँ चले गए? गुस्सा न करें, अब अगला सवाल तो गुस्सा न करें, सवाल पूछिए, गुस्सा मत कीजिए। अब अगला सवाल हमसे, सवाल पूछिए, गुस्सा मत कीजिए। पहले पैसा आया था, दिवाली के पहले पैसा आया था। बोलिए सलील साहब। दो बातें, एक जो आप इन पे कहना चाह रहे हैं, और जो मैडम ने सवाल पूछा था कि कांग्रेस के खिलाफ आपको वोट मिला, आज आप कांग्रेस की साइकिल पे बैठा के कह रहे हैं हमारा काम बोलता है। 3 बातें, एक आपने कहा, तीनों को लाइन से जवाब दो, सुन लेना। बोलिए। आपने कहा बिजली आती है, आपको धन्यवाद, सच बोले। उन्होंने ये भी कहा सड़क पे चलने की जगह नहीं मिलती। सुनिए, सड़क अभी सुन लीजिए, अब सुनोगे नहीं, हल्ला मचा रहा, बताओ उसका इलाज करें। बोलिए। जाम के लिए हमने मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया, आपने 2 साल लटकाया, पर हमने शिलान्यास करा लिया है। और आप ड्यूटी नहीं देती है, और आपकी पुलिस सब सफाई और इटावा की है, इसलिए उसको कोई रोक नहीं सकता है। सारे पुलिस वाले वसूली बना करके चौराहा खाली रहता, जाम इसलिए लगता। हमने मेट्रो का शिलान्यास कर दिया है, मेट्रो चालू होगी, जाम से आराम मिलेगा। कैसे अगर मैं आर नगर का विधायक बनता हूँ तो सर एनिमेशन में चलेगी या पटरी पे भी चलेगी? इनोवेटेड रोड्स बनवा करके जाम की समस्या को खत्म कर देंगे। आप लाल इमली की बात कर रहे थे, अभी तो आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आने वाले होंगे। 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, आप क्यों परेशान हैं? अच्छे दिन आ चुके हैं, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, इसलिए इस तरह की कोई समस्या नहीं बनने वाली है। वो तो वादा है केंद्र की सरकार का, 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। अब मैडम गठबंधन की बात करते हैं, पहले ईमानदारी से बताना कि 2012 में जो हमारी उम्मीद की साइकिल थी, तो आपने वोट दिया था हमको? नहीं, बता देना हमको ये बात, चलो अकेले में बता देना। मैं बताता हूँ आपको, सुनिए गठबंधन क्यों करना पड़ता है। जब इतने झूठे मक्कार लोग हों जो चुनाव में वादा करके बाद में जुमला बता दें, जब मुद्दा भ्रष्टाचार का हो तो लफ्ज़ जिहाद छेड़ दें, जब मुद्दा काला धन का हो धर्मांतरण ले आवें, जब मुद्दा आप घर वापसी उठाएंगे, आप 3 तलाक उठाएंगे, आप झगड़े कराएंगे, तो हम लोग जो सांप्रदायिक विरोधी लोग हैं, हम लोग जो सेकुलर लोग हैं, हमको एक होना पड़ेगा देश के लिए। सांप्रदायिकता विरोधी हैं, प्रधानमंत्री रोएगा तो हमको एक होना पड़ेगा देश के लिए। इतने सांप्रदायिकता विरोधी अभी हाजी साहब बोलेंगे तो गिनाएंगे कितने दंगे हुए आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश में। कराने वालों से पूछो ना, दंगे कराने वालों से पूछो। हाजी साहब अभी भी दंगा करा सकते हैं ना, अभी भी दंगा करा सकते हैं। बीएसपी का गिनाइए तो इनको, दंगा करा सकते हैं अभी। कितना सुरक्षित शासन दिया, गिनाइए इनको। बताना चाहता हूँ कि चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों ही पार्टी दंगों की मास्टर है, दोनों मिलकर दंगा कराती हैं। अगर हम तख्त और ताज पर बैठे हुए हैं और हमारे मातहत हमारे अफसर, हमारे अधिकारी दंगा कराते हैं, तो उसके जिम्मेदार हम होते हैं। हमारा कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम रूल कर रहे हैं? जनता बिल्कुल निर्दोष होती है, ये दंगा कराया जाता है। और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में लगभग 400 दंगे हुए। 5 मिनट में पुलिस आती है मैडम, 10-90 मिला के देखना, हमारा भी 10-90 मिला के देखना, हमारा भी 100 नंबर डायल करके देखना, हमारा 5 मिनट में पुलिस आती है। हमारा भी अलायंस भारतीय जनता पार्टी से था। भारतीय जनता पार्टी से अलायंस होने के बाद भी एक भी दंगा प्रदेश में नहीं हुआ।
इसकी हमारी गारंटी भाई है साहब, भाई और बहन, हमने साबित बहन, किया। हाजी साहब एक बात तो बताइए, बहन भाई राखी एक बात तो बधाई। बताइए हाजी साहब, आज हमसे पूछ रहे हो अगर आपकी सरकार भाई। बन गई तो सुशासन में क्या मुख्तार अंसारी को गृह मंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का? नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। इनके यहाँ तो जुमे 15 दिन हुए उसको आए, ये तो 10 साल से मुख्तार पाल रहे अंसारी थे। अगर गृह मंत्री ये तो बनेंगे 10 तो साल से मैं खुद मुख्तार अंसारी अगर को विधायक पाल हुआ रहे तो थे। मैं त्याग पर अरे देकर आप चला अपने आऊंगा। प्रदेश अध्यक्ष के मुकदमों का हिसाब दीजिए, अपने केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमों का हिसाब दीजिए, आप अमित शाह के मुकदमों का हिसाब दीजिए। आप इन चक्करों मत पड़िए। ऐसा जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर नहीं फेंकते। आप केशव मौर्य के मुकदमों का हिसाब दीजिए। आप अमित शाह जो है राष्ट्रीय गुंडा है पूरा की उसका पूरी हिसाब पार्टी दीजिए। अपराधियों की अमित शाह पार्टी के है, उसका हिसाब जिसमें दीजिए। 100 से ज्यादा जो आपने प्रत्याशी खड़े किए सजा याफ्ता है। अरे धीरे बोला करिए, आपका हाथ कमजोर है। अरे हमारा नहीं कमजोर, आपका कमजोर हो रहा है। खास तौर पे मनोज जी खास तौर पे कानपुर के नजरिए से। और भाई साहब एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। कि वाजपेयी जी के जो मुख्यमंत्री जी हैं और इनकी पार्टी के जो संरक्षक महोदय हैं, उन्होंने खुद कह दिया है कि मेरा बेटा अल्पसंख्यक विरोधी है। तो किस बिरते भाई अल्पसंख्यक का सपोर्ट चाहते हैं? पहले मुलायम सिंह जी इस बात का क्लेरिफिकेशन दें कि किस आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि वो अल्पसंख्यक विरोधी है। बोलिए वाजपेयी जी, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। बोलिए। हमको समझ में नहीं आया कि ये बाप बेटे के चक्कर में पढ़ना क्यों चाहते हैं, ये क्यों पढ़ना। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यक पे आ गए। हम विकास के पुल बता रहे हैं, सड़कें बता रहे हैं। आप अपने पार्क का हिसाब क्यों नहीं देते? आप भ्रष्टाचार की देवी का हिसाब क्यों नहीं देते? आप ये क्यों नहीं बताते कितने रुपए देकर के आप ये टिकट खरीद करके लाए हैं? आपके यहाँ टिकट बिकती है ना, आप अपने टिकट का हिसाब क्यों नहीं देते? आप हमारे परिवार में क्यों पड़े हैं? अब एक आप कहते थे 4 मुख्यमंत्री हैं, ये कहते हैं 4.5 मुख्यमंत्री हैं। अब बताओ उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हैं? जब मुख्यमंत्री निकल पड़ता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? वो पिता को देखे, चाचा को देखे। आप भाई बहन अपना एक रहो, आप ठीक रहो। आप रक्षाबंधन पे राखी बंधवाते रहो। आप बहन को भेजो राखी बंधवाने। आप बहन को भेजो राखी बंधवाने। भाई बहन का मुसलमानों का वोट मांगने, लूट के माल का बंटवारा है। मनोज जी, कानपुर की जनता जब वोट डालने जाती है वो ये चीजें ध्यान रखती है जो हमारे नेता यहाँ से कह रहे हैं, या वो वही चीजों से तय करती है कि मेरे यहाँ सड़क कितनी दिक्कत देती है, कानून व्यवस्था कैसी है, पानी आता है कि नहीं आता, बिजली आती है कि नहीं आती है, उसकी जरूरत की चीजें उसको कितनी मिली हैं? यही तो एक दुर्भाग्य है कि कानपुर की जनता जब वोट डालने जाती है तो एक हार्ड लाइन पकड़ लेती है और उसकी शिकायत सपा के मुखिया बहुत बार कर चुके कि सपा को प्रत्याशी नहीं जीतता, इसलिए कानपुर का विकास नहीं हो रहा। मायावती जी के पीरियड में तो विकास जो हुआ है वो विकास कम विनाश ज़्यादा हुआ है, जो पूरा शहर जेएनयू के नाम से देख रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 90 के बाद खराब होती ही चली गई है। ये सलील जी भी इस बात को मानेंगे कि जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो एक लाल बत्ती वाला इनका नेता थाने के अंदर मारा गया था। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है। और जहां सपा की सरकार आती है तो सबसे पहला हमला पुलिस पर ही होता है, जिससे कि जब पुलिस निष्क्रिय हो जाए तो वो खुलेआम अपना काम कर सकते हैं। तो ये बातें कानपुर की जनता जब वोट देने जाती है, अगर वो इन बातों का ध्यान रखे तो शायद अच्छे जनप्रतिनिधि चुन कर आएंगे और अच्छी सरकार बनेगी। सर आपकी सरकार में पत्रकार जिंदे जल गए सर, उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं सर? लड़कियों की लाशें पेड़ों पे टंगी मिली सर, आपका मंत्री थाने में मारा गया। लड़कियों की लाशें पेड़ों पे टंगी मिली सर, उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं सर? मारने वाला तो समाजवादी पार्टी का था, मंत्री हमारा मारा गया समाजवादी पार्टी क्या रही है आप लोगों से? जनता के और सवाल है। विशाल पूछिए लोग क्या बोल रहे हैं। विशाल पूछिए क्या पूछ रहे हैं लोग वहां से, क्या कहना चाहते हैं? नारा मत लगाइए, सवाल पूछिए। सवाल में ज्यादा ताकत होती है नारे से। सवाल पूछिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। बिश्नोई जी से मेरा ये क्वेश्चन है कि ये बताएं कि खाली 2.5 साल के कार्यकाल में आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, सिवाय सांप्रदायिकता के फैलाने के कि यहाँ मंदिर, यहाँ मुद्दा, यहाँ वो 3 तलाक, ये सब मुद्दे लेके आप चल रहे हो। इसके अलावा क्या काम किया 2.5 साल में? क्या और सांप्रदायिकता कहाँ रही है? कहाँ दंगे हुए 2.5 साल में? समाजवादी पार्टी से पूरे देश में सौहार्द बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश की सारी कताई मिलें बंद पड़ी हुई हैं। ये 10 सालों में सारी कताई मिलें बंद पड़ी हुई हैं। उसमें जो बुनकर है वो हिंदू भी है और मुसलमान भी है। वो बेरोजगारियों की कतार में किसने लगाया, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? और विकास की बात करते हैं अमिताभ वाजपेयी जी, चाहे चमनगंज का घोसियाना हो या पॉश लोकेलिटी में आर नगर हो या शास्त्री नगर हो या ग्वालटोली हो, सीवर लाइन से बजा रहा है पूरा शहर। सड़कें हैं नहीं, बिजली के लिए आप कहते हैं 19 घंटे बिजली कानपुर शहर जाती है। कि अमिताभ वाजपेयी जी से मेरा सवाल है कि आर्य नगर विधानसभा में चुनाव लड़ने आए हैं, इनके पीछे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, ये मोदी जी की माँ को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, जब ये गुंडाई अभी इतनी कर रहे हैं, जब आर्य नगर विधानसभा में ये चुनाव जीत जाएंगे। मैं माननीय वाजपेयी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये 5 साल गवर्नमेंट तो होने दो आ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाएं सुरक्षित है या नहीं? ये जवाब ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेते हैं। विशाल पहले जवाब लेते हैं इनके सवालों का। सर, उन्होंने एक बड़ा गंभीर मसला उठाया, 10 साल से कताई मिलें बंद पड़ी है। सर, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है, बताइए। अगर 10 साल का हिसाब लोगे तो हमसे नहीं ले पाओगे। हमसे हिसाब पिछले 5 साल का ले सकते हो। 5 साल में क्यों नहीं चली सर? वो अब आपने उसमें उठाई बात बुनकर की। अरे आगे मत जाओ विशाल भाई, पीछे भी पूछिए, आगे मत पूछिए। उनके समर्थक पीछे, भाई थोड़ा पीछे चले जाइए। मेरी बात सुन लीजिए। कताई मिल की बात आपने, बुनकर की बात, विशाल जवाब सुन ले। बुनकर की बात उठाई तो बुनकरों को जितनी सुविधा समाजवादी सरकार ने दी उतनी किसी ने नहीं दी। उनकी बिजली के पुराने कर्जे माफ किए, बिल माफ किए, उनको मुफ्त बिजली दी, बुनकरों का पूरा ध्यान रखा है। और एक भाई ने एक मुद्दा छेड़ दिया तो जाके अमिताभ वाजपेयी का एफिडेविट जमा है चुनाव आयोग में, देख लेना, एक भी मुकदमा अमिताभ वाजपेयी के ऊपर नहीं है। और इसलिए ये जो सवाल आप उठा रहे हो, कृपा करके इसको उठाने के बजाय अपना आचरण सुधार लो, किसी को मौका न लगे। मैंने शुरुआत में आगाज देके कह दिया था कि लक्षण आपके ठीक नहीं है। नारे लगाने के बजाय मुद्दों पर यदि बात करो तो मैं ठोस बात बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप कुछ लाना है तो उसका कोई उपाय हमारे पास नहीं। आप यहाँ आ जाइए, आप इधर आ जाइए, अब माइक पे सरदाना जी को हटा दीजिए, वहाँ खड़े हो जाइए। सर, आप कहीं खड़े हो। सज्जन ने सवाल किया कि 10 साल से कताई मिलें बंद पड़ी है, बुनकरों के बारे में अकाउंटेबिलिटी किसकी है, समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी की? ये सबकी भाई बसपा सरकार रही है, केंद्र में भी सरकार रही, आज भाजपा सरकार चालू कर दे, तभी इनको भी मौका दे रहा हूं जवाब देने का। उनके पास भी आऊंगा सर। 2.5 साल से भाजपा सरकार चालू कर दे। बताइए हाजी साहब। चालू कर दो। देखिए, कताई मिल बंद है, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की इसमें लापरवाही है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर अब की सरकार हमारी बनी तो मैं आपकी समस्या का निदान कराऊंगा। समाजवादी पार्टी जानबूझ के ऐसे उद्योगों को कमजोर करती है। जैसे प्रदेश में जितनी सरकारी शुगर मिलें थी सबको पहले बंद किया और फिर अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संजय सेठ को बेच दी। ये सरकार की पॉलिसी होती है कि जनता के पैसों के अरबों रुपए की संपत्ति अपनी पार्टी के माध्यम से देकर उसको भ्रष्टाचार कराते हैं। सर, मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय विधायक जी से, आपके गुजरात की अमूल उत्तर प्रदेश में अपना प्लांट लगाने क्यों आई? बाबा रामदेव हमारे यहाँ अपने उद्योग लगाने क्यों आए? HCL के शिव नादर साहब हमारे यहाँ उद्योग लगाने क्यों आए? रतन टाटा साहब ने अखिलेश यादव की तारीफ क्यों करी? अब्दुल कलाम साहब ने अखिलेश यादव की तारीफ क्यों करी? अरे सर, बातें करने से नहीं होगा। पूछो बाबा रामदेव से, पूछिए जाके बाबा रामदेव से क्यों उद्योग लगाने आ रहे हो उत्तर प्रदेश में। अरे पूछिए तो बाबा रामदेव से, आपके संबंध होंगे, वो भी भगवा पहनते हैं। आप पूछो अमूल गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश क्यों आई? अमूल क्यों आई उत्तर प्रदेश गुजरात छोड़ करके? क्यों प्लांट लगा रही है? हमारे यहाँ कानपुर देहात में प्लांट लगा रही है। हमने सुविधाएं दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, एक्सप्रेस रोड दी है, मेट्रो दिया है, बिजली दी है, इसलिए आज उद्योग हमारे यहाँ आना चाहते हैं। हमने बेहतर सुविधाएं दी हैं। आपको एम्स के लिए, आप लोग बोलो, हमने एम्स के लिए जमीन दे दी, हमने एम्स के लिए जमीन दे दी और इन्होंने बुलाना मुनासिब नहीं समझा। आपने खाली मेट्रो की हमारी DPR पास कर दी। हमने आपके मंत्री वेंकैया नायडू जी को बुलाया था और वेंकैया नायडू जी कह के गए थे कि दिल्ली में मोदी और लखनऊ में अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं, सुनवाऊंगा चुनाव में आपको सुनवाऊंगा। वेंकैया नायडू जी ने कहा था कानपुर में कि लखनऊ में अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप उनकी बात झुठला सकते हैं? क्या वेंकैया नायडू जी खिलाफ चले जाएंगे? वेंकैया नायडू 4 महीने पहले आप कानपुर में कहा था कि लखनऊ में अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वेंकैया नायडू जी झूठ बोल रहे थे?
कि अरे सलीम जी, अमूल गुजरात छोड़ के यूपी में आती है। 5 साल में उत्तर प्रदेश बाबा रामदेव यूपी में आते हैं। आज उत्तर प्रदेश खोखला हो गया, उत्तर प्रदेश की नदियां सूख गई, उत्तर प्रदेश की खदानें खाली हो गई, नदी ओवरलोडिंग के कारण उत्तर प्रदेश की सड़कें टूट गई। अच्छा सुनिए, एक सवाल पूछना चाहती हैं आप लोगों से, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। पूछे विशाल किससे इनका सवाल? सवाल मेरा ये है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? आप थानों में जाएंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है, कोई सुनवाई नहीं की जाती है। उल्टा पुलिस वाले उदाहरण सहित बतावे, महिला होती है उसके कृपा करके उदाहरण सहित बतावे। बहू के ऊपर मुकदमा हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक FIR दर्ज होती है, अब थाने जाने की जरूरत कहाँ है? हमारे यहाँ थाने जाने की जरूरत कहाँ है? आप इलेक्ट्रॉनिक FIR दर्ज करा दीजिए, हमारे यहाँ तो ये FIR होती है। सर एक चीज समझ में नहीं आती, एक चीज समझ में नहीं आती सर, प्लीज एक चीज समझ में नहीं आती। जब नोटबंदी में सरकार कहती है डिजिटल पेमेंट कीजिए, तो आप कहते हैं इस देश में कितने मोबाइल है भाई? आप कह रहे हो डिजिटल पेमेंट कीजिए, लड़की कह रही है FIR नहीं होती, तो आप कहते हो ऑनलाइन FIR कीजिए। उदाहरण बताओ ना, हमें उदाहरण बताओ, उदाहरण बताओ, हवा में नारे मत लगाओ, उदाहरण बताओ। हमारे यहाँ शिकायत नहीं आ सकती FIR दर्ज ना होने की, अगर आती है तो हम लोग बैठे हैं, इसके लिए आप बताएं कौन सी FIR दर्ज नहीं हुई, उदाहरण सहित बताओ। सुरक्षा का विषय जो वो उठा रही है, उदाहरण सहित बतावें। क्या इसके लिए इनको उदाहरण की दरकार है? मैं निकाल के पढ़ना शुरू करूं उदाहरण? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है। जहां सपा की सरकार आती है तो सपा में सबसे पहले पुलिस पर हमला इसीलिए हो जाता कि उसका पुलिस जहां डिमोरलाइज हुई तहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो सपा सफाई नहीं दे सकती, और वो जो प्रश्न है उसका सही है। माहौल बहुत गर्म हो गया है, जनता के सवाल हैं बहुत सारे, लेकिन गुस्सा भी बहुत है लोगों में। सभी कार्यकर्ताओं से, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, कानपुर के मान सम्मान को देखते हुए सब लोग शांत हो जाएं, सब लोग शांत हो जाएं। कानपुर की गंगा जमनी तहजीब की इज्जत करिए, आप लोग शांत रहिए। ये क्या कर रहे हैं आप सब लोग शांत रहिए, किसी भी दल के आप कार्यकर्ता हो, लेकिन कानपुर आप सबका है, कानपुर आप सबका है। इनके वाले भी उनको समझाओ ना, इनको वाले आप कानपुर के मान सम्मान का ध्यान रखिए, कानपुर के लिए चुप रहिए। आप किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, लेकिन कानपुर के नाम को खराब मत करिए। बैठ जाइए भाई साहब, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। कानपुर में वोटों की बारात, इस वक्त बहस चल रही है गर्मा गर्म, और समर्थक काफी जोश में आ गए, या ये कहिए कि युवा काफी जोश में आ गए कानपुर के। इस वजह से प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए बीच में रोकना पड़ा, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि वापस हम इस प्रोग्राम को आगे शुरू कर पाए, और जनता के समर्थन से ही कर पाए हैं। विशाल, युवा आपके साथ हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं अपने नेताओं से। पूछे सवाल, फिर जवाब देंगे एक एक करके, लेकिन जवाब में नारे मत लगाइएगा, सवाल का जवाब सुनिएगा। सिर्फ सवाल, ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से। 26 नाले कानपुर शहर की गंगा में गिर रहे हैं, जिसका 650 MLD पानी गिर रहा है। तो गंगा के काम में सफाई के अभियान के नाम पे वोट को लूटा जा रहा है, उसका काम क्यों नहीं हो रहा है? आप एक सवाल और लीजिए, फिर जवाब लेते हैं। आप बताइए क्या सवाल है? अमिताभ जी, अभी आपने देखा आप ही के गुंडे महिलाओं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो देश में कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये वाले किसके हैं? ये आगे जो बैठे किसके हैं? ये जो आगे बैठे किसके हैं? आप किसकी हैं? आपके नाम पे यहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं। कैसे सरकार बनने के बाद महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे आप? प्रायोजित कार्यक्रम मत करिए। चलिए एक एक सवाल का जवाब लेते हैं। अमिताभ जी, कानपुर को मैनचेस्टर से मेडचेस्टर बना दिया गया है, ये मैनचेस्टर कैसे बनेगा, इसको बताइएगा। इस सरकार के अंदर मेरी मदर की अपनी जमीन, वृद्ध है, विधवा है, मेरी सगी मामी की जमीन आपके समाजवादी पार्टी के संजय सिंह यादव ने कब्जा कर लिया है। मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, मैं आपसे मुख्यमंत्री से जवाब चाहता हूँ। जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। पहले नौजवान होने के नाते मैं सलील बिश्नोई जी से पूछना चाहता हूं कि आर नगर में आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो जो मुस्लिम वार्ड है उसमें अभी तक आपका विकास क्यों नहीं छुपा रहा है? क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं मुस्लिम वार्ड के लोग? आज भी वहाँ नाली, हैंडपंप और लाइटों के लिए परेशान है। आपका तो नारा है ना, ये उसको कैसे पूरा करेंगे? कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी की यह भूमि है, यहाँ पे सबसे अत्यधिक युवा है। समाजवादी पार्टी के 5 साल हो गए, उन्होंने कानपुर में युवाओं के लिए क्या किया? पहले तो
ये जो प्रायोजित कार्यक्रम है, इसके बजाय अगर निष्पक्ष कार्यक्रम होता और मुद्दों की बात होती तो प्रायोजित कैसे कह सकते हैं आप? आपके अपने लोग हैं उसके अंदर, उनके हैं तो आप क्या अकेले क्या? किसके आप लोग अकेले चलने के आदी ही नहीं है ना।